मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं लीगल के इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे कि करंट्स के टॉपिक जो होते हैं, आपके जो रिसेंट जजमेंट होते हैं उनके बारे में। देखिए, पहले वीडियो में हमने कुल 10 रिसेंट जजमेंट के बारे में बात की थी, जो कि लैंडमार्क जजमेंट थे 2018 से 20 के बीच में। आज उन्हीं के सीरीज के दूसरे एपिसोड में आज हम बात करेंगे। उसी प्रकार से 9 से 10 रिसेंट जजमेंट की बात करेंगे यहाँ पर, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिना कुछ देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कुल 9 इम्पॉर्टेंट लीगल रिसेंट जजमेंट के बारे में। यह जो लीगल जजमेंट है ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहला जो हमारा लीगल केस है, वह जो जजमेंट है वह क्या है, CJI या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए, CJI का मतलब होता है क्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर उसको हम हिंदी में बोल ले कि क्या, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो CJI सेक्सुअल हरासमेंट केस ये उठा था, यह काफ़ी फेमस केस रहा, चर्चित केस रहा। तो ये हुआ क्या था, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, यह केस पूछा जाता है कि यह केस किस CJI से संबंधित है, किस न्यायाधीश से संबंधित है। तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, रंजन गोगोई। जो हमारे जो भूतपूर्व थे, जो मुख्य न्यायाधीश थे, इसके पहले शरद अरविंद बोबडे के पहले वो कौन थे, यही रंजन गोगोई थे। इन्हीं के ऊपर हरासमेंट का केस लगाया गया था। तो वही केस है जो कि CJI सेक्सुअल हरासमेंट केस के नाम जाता है। देखिए, जब इनके ऊपर यह केस लगाया गया तो दो पैनल का गठन किया गया। एक पैनल का गठन किया गया इनके ऊपर जो आरोप लगाया था उसके कॉन्स्पिरेसी के लिए, यह षड्यंत्र इनके खिलाफ, और दूसरा बैठाया गया था वह जो सेक्सुअल हरासमेंट का केस है उसके लिए। तो यह दोनों पैनल ने इनको क्या कर दिया, क्लीन चिट दे दिया, अर्थात रंजन गोगोई का इससे कोई संबंध नहीं निकला। किसने, CJI के रंजन गोगोई के खिलाफ। तो हम बात किससे करेंगे, यदि पूछेगा आपसे प्रश्न कैसे पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। पूछेगा सबसे ऐसा, CJI सेक्सुअल हरासमेंट केस किससे संबंधित है, कौन मैच करेगा, तो वह है रंजन गोगोई। और इसमें क्या निर्णय निकला कि उनको सेक्सुअल हरासमेंट के लिए क्या कर दिया गया, क्लीन चिट दे दिया गया, और दो पैनल का गठन किया गया, एक कॉन्स्पिरेसी और दूसरा सेक्सुअल हरासमेंट के लिए। पहला केस था। अब हम दूसरे केस की बात करें, फेमस केस है, जानते होंगे, अयोध्या विवाद, मस्जिद मंदिर विवाद का फैसला आया रिसेंट में, काफ़ी चर्चे में रहा। तो उसका एक रिलेटेड केस है, वह है क्या, M सिद्दकी वर्सेज महंत सुरेश दास। M सिद्दकी वर्सेज महंत सुरेश दास दे के आपसे पूछ देगा कि यह किससे संबंधित केस है। तो यह जो केस संबंधित है किससे, अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है, अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद संबंधित है। अब इसमें जो फैसला आया था उसमें राम जन्मभूमि को कुल कितने एकड़ जमीन दे दी गई, उसका मालिकाना हक किसको दिया गया। सबसे पहली बात, मालिकाना हक दिया गया किसको, राम जन्म भूमि न्यास को उसका मालिकाना हक दिया जाएगा। देखिए, पूछा जाएगा कि किसके पक्ष में फैसला गया, तो राम जन्म भूमि न्यास के पक्ष में गया, पहला इंपॉर्टेंट के। यदि आप किसी राम मंदिर के विवाद के ऊपर कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ पर अलग से स्पेशली राम मंदिर से संबंधित जितने फैक्ट हैं, कौन सी चीफ जस्टिस था, कितने लोगों ने सुनाया, क्या विवाद था, कितने पक्षकार थे, कितने विपक्षकार थे, सभी चीज़ों की चर्चा वहाँ पर की गई। स्पेशली आप चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें हम कि 2.77 एकड़ राम जन्मभूमि न्यास को दे दिया गया, जो मंदिर मस्जिद विवाद था उस एरिया को। उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण न्याय का सहारा लेते हुए आर्टिकल 142 के तहत क्या किया कि मस्जिद निर्माण के लिए अलग से कहीं और पर 5 एकड़ जमीन का प्रावधान किया गया। अब आपसे पूछेगा क्या, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 5 एकड़ की जमीन मुस्लिमों को दी गई मस्जिद बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल के तहत ये जमीन दी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, रटना है, जैसे भी याद करें, सो के, उठ के, गा के, जैसे भी याद करें उसको याद करना है। आर्टिकल 142 के तहत दिया, कौन, कितना, 5 एकड़। अब हम बात करें, अगले की तरफ बढ़ते हैं, वह इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। देखिए, SOM मतलब यस से स्टेट, O से ऑफ, M से महाराष्ट्र। तो ये जो इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन था, हुआ क्या था कि महाराष्ट्र सरकार ने एक एक्ट के थ्रू, या एक सिंपली कह लें, जो महाराष्ट्र के जितने डांस बार थे उन पर ब्लैंकेट बैन लगा दिया था, और बैन लगा दिया था, साथ ही उनको बंद करेंगे, बैन लगाने की बात की गई। तो वहाँ का केस जो इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन था वह सुप्रीम कोर्ट के पास गया, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि यह जो बैन था उसको ओवरटर्न कर दिया, उसको हटा दिया। और साथ ही कहा जो ये बैन लगा था उसमें ये बात कही गई थी कि बार के अंदर भी CCTV लगेंगे।
लेकिन अब क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि नहीं, बार के अंदर सीसीटीवी लगाने की बात मनाही की गई, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा। लेकिन साथ में यह भी कहा गया कि आप एंट्री पॉइंट पर सीसीटीवी लगाएंगे, और साथ में यह भी मनाही की गई कि जो पैसे उड़ाए जाते हैं बार में, नोट वगैरह, उन पे भी मनाही की गई। तो आपको सिंपली बस ये समझना है कि यह जो था इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, यह किससे संबंधित है? तो यह ब्लैंकेट बैन लगाया गया था जो डांस बार पर, कहाँ पर? महाराष्ट्र में, उससे संबंधित है। अगले बढ़ते हैं, वो है क्या? इंडिबिलिटी क्रिएटिव वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो यह किससे मामला संबंधित है? यह मामला है कि यहाँ पर ये जो इंडिबिलिटी क्रिएटिव है, यह एक क्या है? फिल्म बनाने वाली कंपनी है, एक निर्माता स्टूडियो भी कह सकते हैं उसको। तो इन्होंने एक पिक्चर बनाई थी, मूवी बनाई थी, भविष्योत्तर भूत। अब उस पर क्या किया कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने इस पर अनऑफिशियली बैन लगा दिया। किस मूवी पर? भविष्योत्तर भूत पर। किस पर लगाया? भविष्योत्तर भूत पर अनऑफिशियली बैन लगा दिया। किस लिए? उनका आर्गुमेंट क्या था? आर्गुमेंट ये था कि इस मूवी भविष्योत्तर भूत के चलते वहाँ पर मॉब वायलेंस हो सकता है। तो ये जो थे ये चले गए सुप्रीम कोर्ट, ये कंपनी इंडिबिलिटी क्रिएटिव। तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि फ्री स्पीच के लिए यदि आप मॉब वायलेंस के डर से आप फ्री स्पीच नहीं दे पा रहे हैं तो ये चीज़ें गलत होंगी। अर्थात मॉब वायलेंस के डर से किसी के फ्री स्पीच को दबाया नहीं सकता, कर्टेल नहीं कर सकता। मतलब कि फ्री स्पीच कैन नॉट बी कर्टेल्ड बाय द फियर ऑफ मॉब वायलेंस। किस वाली बात थी? पूछेगा कैसे आपसे? देखिए पूछेगा कैसे कि इंडिबिलिटी क्रिएटिव वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इज रिलेटेड टू, तो रिलेटेड टू व्हाट? द फ्री स्पीच कैन नॉट बी कर्टेल्ड बाय द मॉब वायलेंस। और या फिर बहुत डीप में पूछेगा तो ये पूछेगा कि किस पिक्चर पर बैन के लिए ये गए थे केस में? तो ये गए थे भविष्योत्तर भूत के ऊपर। अगला हमारा जो केस है आज का वो है क्या कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सौरभ चंद्र अग्रवाल। ये जो इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ा हुआ मामला ये है। देखिए जो पहला केस था सीजीआई वाला, दूसरा, उसके बाद जो ये तीसरा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या था, इस जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वर्सेस सुप्रीम कोर्ट और सौरभ चंद्र अग्रवाल की जो मामला है ये था क्या? इसमें क्या था कि सीजीआई को और सुप्रीम कोर्ट को आरटीआई के अंदर लाने की बात कही गई है। इसमें हुआ क्या? देखिए कि इसका जो रिलेशन आपसे बस केवल पूछेगा क्या कि यह मामला किससे जुड़ा हुआ है? तो यह मामला जुड़ा हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट, यह एक पब्लिक अथॉरिटी है, इसलिए यह जो होगा आरटीआई अर्थात राइट टू इंफॉर्मेशन जो होता है उसके अंदर ये फॉल होंगे, अर्थात उनके अंतर्गत आएंगे। कौन? सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट। आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा अब ये जान लीजिए। आपसे पूछेगा कि सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट को हाल ही में किस वाद के निर्णय में क्या किया गया? आरटीआई के अंदर लाने की बात की गई। तो वह केस कौन सा है? सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सौरभ चंद्र अग्रवाल। ध्यान रखिएगा, चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर दो, थम्स अप कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँ। यदि नए हो तो चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो क्योंकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। अब हम देखिए 5 हो गया, 6वें की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 6वां केस हमारा कांतारू राजीवारू वर्सेस इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन। देखिए जब भी इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन कहीं दिखे, ये जो इनका जो मेन केस है वह सबरीमाला टेम्पल जुड़ा है। इसके पहले था इनका केस इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, वह भी सबरीमाला टेम्पल जुड़ा है और यह भी सबरीमाला टेम्पल जुड़ा है, लेकिन यह अलग केस है थोड़ा सा, वह एक अलग केस है। उसका निर्णय हो चुका है और ये अभी पेंडिंग, मतलब अभी चल रहा है केस। अब इसमें देखिए यह जो केस डाला गया यह किस लिए डाला गया? जो सबरीमाला टेम्पल था उसमें हुआ क्या था ये जान लेते हैं इस केस को समझने से पहले। उसमें 10 से 50 वर्ष की जो महिलाएं थी उनके टेम्पल में जाने पर निषेध था या बैन था, तो उसको हटाया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने हटाया अपने जजमेंट में यह कहते हुए कि यह एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का आधार बन रहा है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि 10 से 50 अब सभी चीज़ें आराम से लागू होंगी, सभी लोग जाएंगे आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब क्या हुआ इस केस में? क्या हुआ कि इसमें जो कांतारू राजीवारू थे इन्होंने यह आर्गूमेंट दिया कि क्या सुप्रीम कोर्ट किसी के इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में इंटरफियर कर सकता है? इस केस को डाला गया किसके द्वारा? कांतारू राजीवारू के द्वारा। और जो कि किसके खिलाफ जो आर्गुमेंट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का? इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन, उसके खिलाफ। क्या था? यदि आप सिंपली इस केस को पूछेगा कैसे कि यह केस किससे जुड़ा है, तो यह सबरीमाला का रिव्यू केस है और यह बात की गई किसमें कि क्या इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर कर सकता है। यह बात किसमें की गई? कांतारू राजीवारू वर्सेज इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन
बात की गई। अब हम अगले की तरफ बढ़ते हैं, अनोखी लाल वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें जो क्या था, इसमें ये बात कही गई, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी वायलेंस होता है, कोई भी ऑफेंस होता है, तो उसके लिए हम वकील जाते हैं, वकील के थ्रू अपने कोर्ट कचहरी में क्या करते हैं, अपना मामला दिखवाते हैं। लेकिन इसमें बात की गई कि यदि कोई का ऑफेंस, किसी का ऑफेंस या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ से संबंधित है, तो कम से कम उसके लिए जो लॉयर की रिक्वायरमेंट बताई गई कि वह 10 वर्ष का प्रैक्टिस किया हो, तब भी वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, आसानी से समझ जा सकती हैं। तो यहाँ पर वही बातें की गई कि अनोखी लाल वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी में कि फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज पनिशेबल विथ लाइफ सेंटेंस और डेथ लॉयर्स रिक्वायर मिनिमम 10 ईयर्स प्रैक्टिस। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा कैसे, ये बातें ध्यान रखिए कि किस वाद में यह कहा गया कि डेथ एंड लाइफ सेंटेंस के केस में मिनिमम लॉयर्स की एलिजिबिलिटी 10 ईयर्स होनी चाहिए प्रैक्टिस के, किस केस में कहा गया। तो आप ध्यान रखेंगे, आपको याद होना चाहिए, अनोखी लाल वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी या मध्य प्रदेश। अगला हमारा केस है बीके पवित्र वर्सेज अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। यूआई का मतलब होता है यूनियन ऑफ इंडिया। अब हम बात करें, देखिए जो बीके पवित्र है, या इसमें सिंपली बस इतना जान लीजिए कि SC ST के प्रमोशन को क्या कर दिया गया, अपहेल्ड कर दिया गया। किसके जो कर्नाटक एक्ट था उसके बाद, यह किससे रिलेटेड है कि रिजर्वेशन ऑफ SC ST इन प्रमोशन अपहेल्ड इन कर्नाटक एक्ट, और ये किससे संबंधित है, बीके पवित्र एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया संबंधित है। और आज का लास्ट जो केस है हमारा वह क्या है कि DAV कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी वर्सेज डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस। तो इससे जो ये केस संबंधित है वह यह है, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे हमारे देश में कई NGO चलते हैं। अब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि NGO का फुल फॉर्म क्या होता है। अब ये जो NGO होते हैं, या तो ये प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से फाइनेंशियली क्या होते हैं, सपोर्टेड होते हैं बाय द गवर्नमेंट। तो जो भी NGO डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट द्वारा सपोर्टेड होते हैं, वो अब RTI के अंडर में आएंगे। कौन, ये NGO, मतलब NGO की हम सभी चीज़ों को हम RTI के थ्रू जान सकेंगे यदि वो फाइनेंस्ड हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, किसके द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा। किस केस में कहा गया, DAV कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी वर्सेज डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यदि बात करें NGO के RTI में आने की तो DAV कॉलेज वाला मामला आएगा। यदि बात करें RTI में सुप्रीम कोर्ट आने की तो वह मामला तुरंत चला जाएगा किसमें, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर व सुप्रीम कोर्ट वर्सेज सौरभ चंद्र अग्रवाल। तो इस वीडियो में हमने कुल इंपॉर्टेंट 9 रिसेंट जजमेंट्स किसको जाना, तो बताइए हमें, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा वीडियो। यदि कोई क्वेरी हो तो हमें बताइए। और हाँ, जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना आपके लिए है कि ये सभी चीज़ें आपके लीगल संबंधित चैनल पर पढ़ा दी गई हैं, मैक्सिमम चीज़ें। यदि आप चाहें तो चैनल को विजिट कर वहाँ पर चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।